हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज। वेलकम करता हूं आप सभी का क्लास 10th के सैंपल क्वेश्चन पेपर की डेडिकेटेड वीडियो सीरीज पर। ये सीरीज हमारी ए बी सी डी सेक्शन पे बेस्ड थी। आज हमारा सेक्शन ई यानी सबसे लास्ट पार्ट है हमारा मैथ्स के इस स्टैंडर्ड बेस्ड पेपर पर। तो अब हम देखते हैं सेक्शन ई पर हमारे पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं या मोड कैसे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास 3 हैं और हर एक क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स का है। तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, सपोज अगर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है तो 37 का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो 1 मार्क्स का, 37 का जो सेकंड पार्ट होगा वो भी 1 मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स यहां फिक्स हो गए। अब जो इस 37 का जो थर्ड पार्ट होगा ये 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी इसमें भी आपको या तो ए पार्ट और बी पार्ट के फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और ये 2 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा जो कि आप आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। 2 इंटरनल चॉइसेस कहने का मीनिंग ही ये है कि थर्ड क्वेश्चन पे पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के थ्रू इसको ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लास्ट के 3 क्वेश्चन 36 नंबर के क्वेश्चन पर है। आप इसमें जब भी आपको ये डेटा मिले, आप ये थोड़ी आपकी रीडिंग हैबिट थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, तभी आप इसको जल्दी से जल्दी पढ़ें। कहते हैं कि मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार आर अरेंज्ड वन अबव द अदर इन द स्पेसिफिक पैटर्न। वन ऑफ द टॉप लेयर देयर आर 3 jars, in the next layer there are 6 jars, in the third layer from the top there are 9 jars। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है 3, 6, 9 एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये एपी से एसोसिएटेड है, तो एपी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम इसको अपने रेफरेंस के लिए लिख लेंगे फर्स्ट लेयर। हम इसको अपने रेफरेंस के लिए लिखेंगे फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर, फर्स्ट लेयर देयर आर 3, सेकेंड लेयर देयर आर 6 एंड थर्ड लेयर देयर आर 9। तो ऐसे सो ऑन, ठीक। तो हम ये बात बोल सकते हैं इन द फर्स्ट लेयर। तो अब आगे हमसे पूछा हुआ है, इस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। राइट एन एपी हुज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स। तो फर्स्ट लेयर में, जो फर्स्ट लेयर में हमारे पास फर्स्ट लेयर द नंबर ऑफ जार्स, फर्स्ट लेयर द नंबर ऑफ जार इक्वल्स टू 3। ओके, तो ये तो मैंने रेफरेंस के लिए यूज करा था, आप इसको हटा भी सकते हैं, बट अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट लेयर में नंबर ऑफ जार्स है हमारे पास 3, सेकेंड लेयर द नंबर ऑफ जार्स आर 6। ओके, तो हम एपी के फॉर्मेट पे द फॉलोइंग sequence are like, कैसे है ये 3, 6, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। और हमें ये नहीं बताया कि कितनी लेयर्स हैं, तो हम इसको 3, 6, 9 एंड सो ऑन। तो दिस इज द एपी। तो आपको सिर्फ, क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत ज्यादा इसको डिटेल में लिखने की नीड नहीं है। हमने फर्स्ट लेयर लिखी, उसमें 3 नंबर ऑफ जार्स, सेकेंड लेयर 6 नंबर ऑफ जार्स, फॉलोइंग सीक्वेंस आर लाइक, किस सीक्वेंस में, एपी के सीक्वेंस में 3, 6, 9। और ये एपी ही क्यों लिखा, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज 3। लेकिन हमसे उसने सिर्फ पूछा है क्या टर्म्स ऑफ एपी स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लिखना है। अच्छा, लिखा है ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। कॉमन डिफरेंस मेरे को फाइंड आउट करना है। सो कॉमन डिफरेंस of the sequence, common difference of the sequence is 6 minus 3 equals to 9 minus 6। यानी ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, which is belongs to like a d से रिप्रेजेंट करा, d is equals to 3, the common difference is 3। तो आपके यहाँ पे 1 मार्क्स आपके फिक्स हो गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए सेम डेटा है, सेम पैराग्राफ। इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 jars इन अ लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूस। अगर इसी कंटिन्यू के फॉर्मेट में हम चलें तो जस्टिफाई योर आंसर।
देखिए किसी लेयर में वो ये पूछ रहा है कि किसी भी एक लेयर में, सपोज मैंने 3 लिखा, फिर 6 आया, फिर 9 आया, फिर सो ऑन, किसी एक लेयर में क्या केवल 34 जार आ सकते हैं, वो ये पूछना चाह रहा है। तो एपी के थ्रू हम लोग ये बोलेंगे लेट सपोज एन, लेट ए एन इक्वल टू 34, यानी nth जार में वो आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं, ठीक है, nth लेयर में 34 जार आ रहे हैं। सो लेट an इक्वल टू 34 मींस, इसका मीनिंग क्या है, मींस 34 jars can have in nth layer, इसका मीनिंग ये है, ठीक। सो an equals to, as we know, a plus n minus 1 into d, ओके। an की वैल्यू हमने 34 एज्यूम करी है, जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। नाउ a इक्वल्स टू 3 प्लस n हमको निकालना है कि कौन से नंबर पे ऐसा हो सकता है पॉसिबल, एंड व्हाट इज d ऑल्सो 3। आप बोलेंगे कि क्या मुझे वापस यहां पे लिखना पड़ेगा, नहीं, हमने पहले ऑलरेडी इसके आंसर्स लिख चुके हैं। लेकिन अगर आप फॉर रेफरेंस यूज करना चाहते हैं a इक्वल्स टू 3 एंड d इक्वल्स टू 3, आप ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहां पे वैल्यू रखेंगे, दिस इज 31 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू d ऑल्सो 3। सो 31 divided by 3 is equals to n minus 1. Again, n is equals to 31 divided by 3 plus 1, which is not equals to a integer value. ये एक integer value नहीं दे रहा है, और layers हमेशा integers के फॉर्म पे होंगी। तो आप ये लिख सकते हैं क्या, since n is not a integer, या फिर आप इसको होल वैल्यूज भी लिख सकते हैं, इंटीजर वैल्यूज, ठीक है। ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, अगर n एक इंटीजर वैल्यू नहीं है, या फिर होल वैल्यू भी आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में, ये एक होल वैल्यू नहीं है, n इज नॉट ए इंटीजर वैल्यू और होल वैल्यू। सो 34 jars cannot be in given sequence, ये गिवन सीक्वेंस में नहीं होगा, ये हमारा जस्टिफिकेशन है, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन, हमारा केस स्टडी का कुछ इस तरीके से अप्रोच किया, और सब 1-1 मार्क्स के हैं, तो इसमें आप कम ज्यादा लिख सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको हाफ मार्क्स इसके लिए मिलेगा, हाँ, ये कैलकुलेशंस के लिए आपको फॉर श्योर हाफ मार्क्स तो इसका फिक्स है, और जस्टिफिकेशन का हाफ मार्क्स है, ठीक है। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं, इस पार्ट को आगे जाते हैं। देखिए हमसे पूछा है थर्ड का ए पार्ट, मैंने आपसे भी बोला ये इंटरनल चॉइस है। तो पूछते हैं इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर, अगर ये n नंबर ऑफ रोज होगी लेयर में, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n के टर्म्स में निकालना है, और सेंस फाइंड S8। तो फर्स्ट हमसे ये पूछा हुआ है, तो n नंबर ऑफ रोज यानी टोटल अगर हमसे नंबर ऑफ जार्स पूछे हुए हैं, टोटल नंबर ऑफ जार्स, तो टोटल नंबर ऑफ जार्स के लिए लेट द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन n, let the total number of jar in n layer is Sn, ठीक है, Sn के फॉर्म पे होंगे। Sn is equals to n by 2, where is 2a plus n minus 1 into d. Okay, now Sn is equals to n के फॉर्म पे लिखना है मुझे n by 2, 2a means ये 6 plus n minus 1 into 3। अब आप यहां पे लिख सकते हैं ये क्या है, a equals to 3 and d equals to 3। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी रेफरेंस वाले एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं आगे, इसको सॉल्व करेंगे। Sn is equals to n by 2 n 3n, ठीक है, -3 और 6 है, तो प्लस का कितना आ जाएगा 3, ठीक। तो ये n के फॉर्म पे है, आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
और पूछ रहे हैं हैंस फाइंड S8, S8 भी आपको फाइंड आउट करना है। तो n तक के लिए तो हमारे पास इतना आंसर, उसके बाद फॉर S8 इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 8/2, देन 3 into 8 plus 3, 8/2 is 4, 8 3s are 24, 24 plus 3 is 27, 8 2 108, 108 टोटल नंबर ऑफ जार्स रहेंगे। कब? जब हमारे पास S8 रहेंगे, यानी लेयर हमारे पास कितनी रहे? 8। चलिए इसके आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं। द शॉपकीपर एडेड 3 जार इन ईच लेयर, इसको समझते हैं। जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर अभी यहां पर 3 थे तो इसमें 3 ऐड कर दिए, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो सेकेंड लेयर उसमें हमारे पास 6 थे, उसमें अगेन 3 ऐड कर दिया तो कितना आ गया? 9। जो थर्ड लेयर थी उसमें हमारे पास 9 थे, 9 प्लस 3 ऐड करे तो वैल्यू कितनी आ गई? 12। तो न्यू एपी या न्यू सीक्वेंसेस, ओके, फर्स्ट टर्म ऑफ न्यू सीक्वेंस A1 is in this case 6, and common difference D1 is equals to again 3। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है? द शॉपकीपर एडेड 3 लिख दिया। हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द फिफ्थ लेयर फ्रॉम द टॉप? फिफ्थ लेयर फ्रॉम द टॉप यानी A5 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इस केस में A5 हमने फाइंड आउट करना है, दैट इज A1 प्लस 5 माइनस 1 इंटू D1। तो A1 की वैल्यू हमारे पास है 6 प्लस 5 माइनस 1 इज 4, 4 इंटू D1 इज 3, अगेन 12 plus 6 is 18, 18 number of jars are there in layer of 5। okay, तो हम लिखेंगे number of jars are in fifth इसको थोड़ा सा इधर लिखें, number of jars are in fifth लेयर 18 जार्स। ओके, तो अब ये हमारा पूरा फिनिश हो गया। ये फर्स्ट यानी फर्स्ट केस स्टडी हमारी डन हो गई है 36। आप इसको आराम से देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी नई केस स्टडी पर। 37th क्वेश्चन नंबर है, ट्राइंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज इन इंटीरियर डिजाइनिंग। द पिक्चर गिवन अबव, मैंने ये पिक्चर को एक्चुअली यहां से रिमूव कर दिया है ताकि मैं आपको बना करके दिखा पाऊं। Above shows a cabinet designed by a famous interior designer. Here the largest triangle is represented by a triangle ABC। मैं ABC एक ट्राइंगल फॉर्म करता हूं। यहां से मैंने ABC एक ट्राइंगल फॉर्म किया, A, B and C। ये लार्जर ट्राइंगल है एंड स्मॉलेस्ट वन विथ सेल्फ इज रिप्रेजेंटेड बाय DEF। तो DEF यहां कहीं पर बैठेगा। तो अगर हमने इसको बनाया, अब मुझे DEF फॉर्म करने के लिए या तो मैं इसको सेपरेट भी यूज कर सकता हूं। सपोज मैंने DEF स्मॉल यहां पर सेल्फ के फॉर्मेट में यूज कर दिया, DEF। ठीक, DEF PQ इज अ पैरेलल टू EF, PQ इज अ पैरेलल टू EF। मैंने P एंड Q को यहां मेंशन कर दिया और उसने ये नहीं कहा मिड पॉइंट पे, तो हम इसको इक्वली डिवाइड नहीं करने वाले हैं। PQ इज पैरेलल टू EF। Show that DPQ, where is DPQ? DPQ and DEF are the similar। ये सिमिलर है, ठीक है। अगर ये इसके पैरेलल है तो क्योंकि ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो DEF हम जाएंगे ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF में हम केवल इन दो ट्राइंगल्स पे फोकस करेंगे। तो हमें ये पता चलेगा P एंड Q, PQ are parallel to EF। PQ are parallel to EF, PQ are parallel to EF। अगर ये PQ parallel to EF है तो इस केस में मैं बोल सकता हूं एंगल P is equals to एंगल E and same angle Q is equals to angle F and angle D is common। तो ये है कॉमन की वजह से,
ये एंड ये बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों ही क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, बोथ आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ बाय ए रूल वी कैन से बाय ए रूल ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF बोथ आर सिमिलर। ये दोनों ही क्या है? सिमिलर हैं, और यही हमें प्रूफ करना था बच्चों। तो ये एक लाइन पे हमारा क्वेश्चन है। तो हमने सिर्फ एक ही डायग्राम बनाना है DPQ वाले, तो हमने ABC करना है, यहां पे यूज हुआ, शायद हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे होगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है DP इक्वल टू, सेम है इस केस में, देखिए DP और PE के बारे में बात करिए, यानी ABC का अभी भी कोई जिक्र नहीं, तो हम DP पे ही काम करते हैं। तो DPQ सबसे पहले हम लोगों ने बनाना है D, E और F, और क्योंकि ये पैरेलल है कौन? P एंड Q, किसके पैरेलल है? EF के पैरेलल है। तो अब इस केस में उसने लिखा है DP इक्वल टू 50, DP इक्वल टू, डिफरेंट कलर यूज करता हूं, DP इक्वल टू 50 एंड PE इक्वल टू 70, PE इज इक्वल टू 70। तो मैं इजीली बता सकता हूं कि DE इस केस में क्या आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे क्या? DE is equals to DP plus PE, and what is DP? DP is 50 plus PE is 70, which is around 120। DE की वैल्यू हमारे पास 120 आ गई है, 120 हमारी DP की वैल्यू है। तो हमसे पूछा है PQ और EF के बारे में बताइए। तो अभी हमने इसे ठीक पहले लिखा था, ट्रायंगल DEF is similar to triangle DPQ, which means हम इसमें एंगल्स का यूज कर सकते हैं DP अपॉन DE is equal to DQ अपॉन DF is equal to PQ अपॉन EF, ठीक है, ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है। अब हमसे पूछा PQ अपॉन EF, PQ अपॉन EF की वैल्यू हमसे पूछी हुई है। तो PQ अपॉन EF की वैल्यू के लिए हम DP अपॉन EF को, यानी इन सबको इक्वल कर सकते हैं। सबको इक्वल लिखा, हमने देखा DP की वैल्यू हमें गिवन है 50, DE की वैल्यू हमारे पास है 120। तो मैं डायरेक्टली रेफरेंस ऑफ क्या लूंगा? DP अपॉन DE इज इक्वल टू PQ अपॉन EF। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आगे इंप्लाई है DP की वैल्यू हमारे पास गिवन थी कितने? 50, ये गिवन है, डिवाइड बाय DE की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी है कितना? 120 इज इक्वल टू PQ अपॉन EF, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यू विल गेट 5 अपॉन 12 इज द रेशियो, ठीक है, ये इसका फाइनल रेशियो हो गया। तो अब ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये कंपलसरी है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा स्टेप्स का यूज नहीं करेंगे, आप इसको जितना और शॉर्ट करना चाहें कर सकते हैं, इतने में आपको 1 मार्क्स 100% मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर आपका 5/12 आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। ये है इसका थर्ड का ए पार्ट, यहाँ पर ऑप्शनल पार्ट है, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। लाइक AB, इसमें AB का यूज कराया है हमसे, तो सबसे पहले हम लोग, ये है ABC, ये A, ये B एंड ये C, एंड इसमें हमारे पास है DEF, D, E और F। और आपने एक चीज और देखी होगी, इसमें लिखा था P और Q इसके पैरेलल है, तो हमने सारे डायग्राम बना लिए। अब AB इक्वल्स टू, अब ये गिवन डेटा है, गिवन में हमारे पास है AB इज इक्वल टू, AB अपॉन DE लिख लेते हैं, थोड़ा सा इजी करते हैं, 5/2, ठीक, 5/2। और हमें एक और चीज गिवन है, क्या? ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इन सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल रहेंगे। Then show that the perimeter of ABC and perimeter of DEF is constant. Okay? अगर ये बात है तो हम ये लिखेंगे कि AB अपॉन AB की साइड AB कंप्लीटली DEF, AB और DE
इन दोनों का रेशियो DE का रेशियो इज इक्वल टू AC एंड DF इज इक्वल टू BC एंड EF, इनके रेशियो के इक्वलेंट होगा। और क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये रेशियो गिवन है दैट इज 5/2, ये 5/2 है, और क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है तो ये कांस्टेंट पार्ट है, तो अब आप ये बोल सकते हैं द पेरीमीटर ऑफ ABC, ओके, पेरीमीटर ऑफ, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में पेरी लिख रहा हूं, डिवाइड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। अब इस केस में पेरीमीटर AB का कितना आ जाएगा, AB प्लस AC प्लस BC डिवाइड बाय इस यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, DE प्लस DF प्लस EF। आप इनकी सीक्वेंस को आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 555। अगर आप इसको रेशियो को डायरेक्ट अप्रोच कराएंगे तो 5x 2x, तो ये आएगा 5x प्लस 5x प्लस 5x अपॉन 2x प्लस 2x प्लस 2x विच इज 15x होल अपॉन 6x। अगेन सिंप्लीफाई करके जब आप जाएंगे तो ये 5/2 ही हमको देगा, तो ये कांस्टेंट है, यानी ये कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो यही हमसे पूछा था कि इसको प्रूफ करना है कि इन दोनों के पैरामीटर का जो रेशियोज है वो कांस्टेंट आना चाहिए, तो ये कांस्टेंट आ गया। आई होप ये अभी आपको क्लियर हो चुका होगा। 37 का थर्ड पार्ट का A। अब 37 के थर्ड पार्ट के B पे हम लोग जाते हैं। इसमें है इफ AM एंड DN, अगेन सेम हमने ट्राइंगल फॉर्म किया ABC, A B एंड C। अगेन एक और है हमारे पास D E और F, और ये दोनों ऑलरेडी सिमिलर है, ये हम कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन पे, और P एंड Q इसके पैरेलल लाइंस हैं। अब आगे की कहानी देखिए, इफ AM एंड DN आर द मीडियंस, मीडियंस का प्रॉपर्टी है कि वो वर्टेक्स से सामने वाली साइड को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। तो सेम केस D से भी हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो N के फॉर्मेट से है, N के फॉर्मेट से, एंड उसने पूछा है कि DEF रिस्पेक्टिवली उन्होंने ये बनाया है। देन ABM दैट मींस ये M पार्ट है, ABM और DEN ये दोनों ही ट्राइंगल्स हमारे क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। यानी अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर बनाने की कोशिश करूं, कलरफुल, तो ये पार्ट और ये पूरा पार्ट ये दोनों सिमिलर आने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, हमें ये मीडियन सब गिवन है, तो हम लोग ये बात बोलेंगे इन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ये गिवन है, ये दोनों ही सिमिलर है, ठीक है। अब क्योंकि ये सिमिलर है तो सीधा सीधा एक वैल्यू है AB अपॉन AB, हमारी ये वाली साइड है, तो इसी की करस्पॉन्डिंग साइड है हमारे पास DE इज इक्वल टू AC अपॉन AC हमारी इधर से है, तो ये वैल्यूज हमारे पास DF इज इक्वल टू BC अपॉन इस केस में आ जाएगा EF, ठीक है, BC अपॉन EF। अब हमसे ये बात बोली गई है कि ये मीडियंस हैं, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, एंड साथ ही साथ EN इज इक्वल टू हाफ ऑफ EF। क्योंकि BC अपॉन EF है तो इन दोनों ही इक्वेशंस को मैं डिवाइड करूंगा, हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, हाफ से हाफ हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन अभी हमें BC और BF के केस में हम लोगों को सॉल्व करना है, BC और EF के केस में हमको सॉल्व करना है, तो ये सिमिलर आने चाहिए। तो क्या मैं डायरेक्टली ये बात बोल सकता हूं कि BC अपॉन EF इज बिलोंग्स टू BM अपॉन EN? क्या मैं ये बात कह सकता हूं? अगर मैं ये बात लिख सकता हूं तो मैं डायरेक्टली इसको कंपेयर कर दूंगा, यानी BC अपॉन EF की वैल्यू BM अपॉन EN लिख सकते हैं, यानी AB अपॉन DE इज इक्वल टू BM अपॉन EN, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। और दो सिमिलर ट्राइंगल्स के अगर हम मीडियन की बात करें तो वो भी सेम रेशियोज में रहेगा, तो इसका मतलब AM अपॉन DN। ये हमारा प्रूफ हुआ कि दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए। हमने कहां से उठाया, हमने BC का रेफरेंस लिया BM के साथ, क्योंकि हाफ हाफ वैल्यूज को कैरी कर रहा।
तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एन। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। ये हमारा इसका सेकंड पार्ट था 37 का। और इसमें भी आप, क्योंकि ये हमारे पास 2 मार्क्स का रहेगा, ये याद रखिएगा, तो इसमें आपसे वो प्रॉपर्टी जानना चाहता है। ठीक, फर्स्ट आप इसके बारे में जिक्र करेंगे कि ये हमें पता था क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में इसका यूज किया है। उसके बाद आप पूरे के पूरे रेफरेंसेस लिखेंगे, यानी कोई दो सिमिलर ट्रायंगल्स के साथ रेफरेंस क्या हो सकता है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज इक्वल रहते हैं। उसके बाद हमने मीडियन वाले कॉन्सेप्ट को लेकर के चला है। हमने मीडियन बीसी इक्वल्स टू बीएम के केस में ये हाफ आएगा हमारे पास। ठीक है, और इसको कंपेयर किया मैंने यहां से, और इसको वापस हमने इसको सॉल्व कर दिया। आप चाहें तो इसमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट किया है, बट 2 मार्क्स के लिए सफिशिएंट है। आप इसमें आपको 1-2 लैंग्वेज और लिखने की नीड रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपको एक बार ये इस 1 मार्क्स इसका फिक्स है और 1 मार्क्स ये प्रूफ करने का, तो 2 मार्क्स यहां पर फिक्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 38 क्वेश्चन को। ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है पूरे इस सैंपल पेपर का। ठीक है, ये भी केस स्टडी पे बेस है। 38 क्वेश्चन कहता है मेटेलिक साइलोस आर यूज्ड बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग गेन्स। और अच्छा, ये स्टार्टिंग की ये अपने काम की नहीं है, हमको जहां से पकड़ना है शेप के बारे में पकड़ लें। शेप ऑफ अ सिलेंडर माउंटेड बाय अ कोन। तो हम इसको अपने रेफरेंस के लिए बना लेते हैं। हमने एक सिलेंडर ड्रॉ किया और माउंटेड बाय द कोन ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, अब उसके भी कुछ पार्ट्स दिए हुए उसने। रेडियस ऑफ अ बेस इज 1.5, रेडियस ऑफ अ बेस इज 1.5, यानी ये 1.5 है। सेम केस ये भी 1.5 रहेगा। ठीक है, और क्या है, मीटर में है तो बाद में लिख लेंगे मीटर्स, तो अभी केवल अपने रेफरेंस के लिए ले रहे। कोनिकल पार्ट में है 2 मीटर की हाइट है, ये 2 मीटर की हाइट है, ये 2 मीटर है। ठीक है, और अगर हम बात करें डायमेंशन ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, इसकी बेस है और हाइट है इसकी 7, यानी ये पार्ट हमारे पास 7 है। ठीक है, अब आगे की कहानी क्या है इस क्वेश्चन में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो। तो अब हम बात करेंगे कोनिकल पार्ट का स्लैंट हाइट। तो हम सीधा सीधा बोलते हैं कोनिकल या कोनिकल पार्ट की जो हाइट है, कोनिकल पार्ट हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू, इस केस में कितना गिवन है 2 मीटर। ठीक है, सेम केस कोनिकल पार्ट की जो रेडियस है, यानी रेडियस है दैट इज 1.5 मीटर। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या, स्लैंट हाइट। तो हम लिखेंगे स्लैंट हाइट L is equals to अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। व्हाट इज h? h इस केस में 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस r है 1.5 का होल स्क्वायर। 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1.5 का होगा 2.25। ठीक है, विच इज 6.25 अंडर रूट में, और इसका आंसर आ जाएगा 2.5। ये भी मीटर में ही रहेगा, तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं स्लैंट हाइट L इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं है, तो हम कितना भी स्टेप रिड्यूस करके लिख सकते हैं, इतना ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसने पूछा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो। तो सेम, अब इस केस में वही लिख लेते हैं हम लोग, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो इज इक्वल टू, इस केस में किसी भी कोण का जो CSA होता है वो होता है पाई आर एल। हम L ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे पाई आर की वैल्यू 1.5 गिवन है, और L अभी हमने निकाला था 2.5 हमारे पास आया था, तो हम इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि उसने हमसे इस केस में बोला नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या रखें, तो हम पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.75 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, इसको ट्वाइस कर देते हैं, तो ट्वाइस पहले 2 टाइम्स कर देंगे, ये हो जाएगा 150 और 50 1 कैरी, और 2 से करेंगे 6 7.50 इंटू 11। ठीक है, इस केस में डिवाइड बाय 7।
11 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 11 से मल्टीप्लाई करना तो इजी होता है, हम डायरेक्टली ऐड करते हुए चलते हैं। ये 5 रहेगा, 5 प्लस 7 इज 12, कैरी 1, और 7 प्लस 1 इज 8, और एक ही पॉइंट है तो हमने एक ही लिखा, नहीं तो 0 भी लगाते, बट ठीक है। अभी डिवाइड बाय 7, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो मैं इसको थोड़ा यहां लिख लेता हूं। 7 से इसको डिवाइड करने के बाद 7 1 जा 7 और 1 12 हो गया, 7 अगेन 1 जा 7, फिर 5 55 रहेगा, तो 7 7 जा 49 होता है, तो ये लगभग 7 टाइम्स एंड 49, उसके बाद हमारे पास आता है कितना 6 और 8, अप्रोक्सीमेटली 11.78 समथिंग बाय, तो हम ये लिखेंगे CSA। सो यहां पर लिख लेते हैं CSA ऑफ 1 साइलो इज इक्वल टू 11.78, और ये किस L और M किस फॉर्म पे है, यहां पे मीटर मीटर में है, तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक, आप ये 7 से जब डिवाइड कर रहे हैं, हमने सिर्फ 2 डिजिट तक लिया है, तो आप इसको एडिशनल अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 7 से डिवाइड होने पर ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म पे जाएगा। ठीक है, तो इतना हमारा इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने इस लास्ट क्वेश्चन की ओर को, उसका भी शायद फर्स्ट पार्ट रहेगा, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। Find the cost of the metal sheet used to make the curved cylindrical part of one silo at the rate of 2000 rupees per meter square। देखिए पर मीटर स्क्वायर पूछा हुआ है और कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट का पूछा है। मींस कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट, अगर मैं सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करूं, अब ऑलरेडी हम एक बार क्वेश्चन रीड कर चुके हैं, तो इस केस में यहां पर जो वैल्यू है इस वाले पार्ट में, ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है, देखो सिलेंड्रिकल पार्ट की 7, ये 7 है, ये 1.5 है, ठीक है, ये पार्ट हमारे पास 2 है और ये 2.5 है। ठीक, तो अब हमसे पूछा उसने हमें केवल और केवल कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट बनाना है, तो कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट हमारे पास ये पार्ट हुआ, ये सेक्शन हुआ, तो इसका CSA, तो हम लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट of 1 silo is equals to 2 pi RH, इसका 2 pi RH रहेगा। तो अभी इस केस में हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2 पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू R की वैल्यू कितनी हमने लिखी थी 1.5 इंटू H की वैल्यू 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3 इंटू 22 इज 66, और 66 क्या रहेगा मीटर स्क्वायर। अब 66 मीटर स्क्वायर मेरा आंसर आ गया, लेकिन CSA के पॉइंट में हमसे उसने पूछा उसकी कॉस्ट भी बतानी है, तो अब हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ क्या है सिलेंड्रिकल, CSA ऑफ 1 साइलो। ठीक है, अब साइलो तो पूरा है कंप्लीट, तो हम इस केस में केवल सिलेंडर लिख देते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, सिलेंडर पार्ट पे, तो इसके कॉस्ट कितनी दे रखी है, कॉस्ट ऑफ ये तो 66 इंटू 2000 रुपीज। ठीक है, अच्छा 66 मीटर स्क्वायर था बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा सा समझाऊं आपको कैसे यूनिट्स कैंसिल होती हैं। 66 मीटर स्क्वायर इंटू 2000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए सिर्फ बचेगा रुपीज, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, बेसिकली 132 आ जाता है, 66 इंटू 2, और पीछे से 3 जीरो हमारे पास रह जाएंगे और रुपीज हमारी यूनिट बच जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ दिस, आई होप अभी ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके लास्ट उस पे पार्ट पे, थर्ड का बी पार्ट है, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 साइलो टू स्टोर ग्रेन्स। तो अब सिंपल सी बात है, सेम डायग्राम अपने रेफरेंस के लिए हमने बनाया, ये आया 7, ये रहा 1.5, ये भी 1.5 है, और ये हमारा कोनिकल पार्ट है, दैट इज 2। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल देंगे, तो हम लिखेंगे टोटल कैपेसिटी ऑफ 1 साइलो। अब इसमें कोई सिलेंडर या फिर कोनिकल पार्ट नहीं लिखेंगे, 1 साइलो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है, तो
हम यहां पर इसको आगे लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, प्लस पाई आर स्क्वायर H1 और ये 1/3 रहेगा क्योंकि कोनिकल पार्ट में 1/3 रहता है। इन दोनों ही केसेस में पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं क्योंकि आर दोनों में सेम है, तो हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर। आर इस केस में कितना है हमारे पास 1.5, तो 1.5 का होल स्क्वायर। अब यहां पर बच जाएगा h, व्हाट इज h, h इज 7 प्लस 1/3, व्हाट इज h1, h1 इज 2 इंटू 2, ठीक है। बस मुझे अब इसको सॉल्व करना बाकी है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। ये आएगा हमारे पास 1.5 हमारे पास आ जाएगा 2.5, 2.25, तो 22/7 इंटू 2.25 और यहां इसको सॉल्व करेंगे 21 प्लस 2 इज 23, 23 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब ये जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना कर देते हैं हम लोग, तो इसकी जो वैल्यू आ सकती है वो आएगी हमारे पास, इसको ट्वाइस करते हैं तो 2 का 4 बनेगा 4.5, ठीक है, 4.5 ये कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक शायद 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई करने से 4.5 ये रहेगा 11/7 इंटू, इसको मैंने 4.5 इससे 1.5 वैल्यू आ गई वापस, ठीक है, 3 से, और इसको हम लिखेंगे कितना 5 इंटू 23, ठीक। अगेन इसको सॉल्व करेंगे, 15 3 हमारे पास होता है 45, सॉरी 45, 4 कैरी, 15 2 30/34, तो 34 यानी 34.5 इंटू 11/7, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करें हम लोग कैलकुलेशंस के लिए। अब इसको बस सॉल्व करना है, 5 फिर आ जाएगा 9, फिर ये 7 और ये 3.7, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 5 35, 2 29, 7 4 28, पॉइंट नहीं करते 15 और 2 फिर 1, ये लगभग 54.21, और ये है किसमें कैपेसिटी है, वॉल्यूम है, और किसके केस में है मीटर में, तो मीटर क्यूब, ठीक है। और क्योंकि 7 से जा रहा है तो एग्जैक्टली जाएगा नहीं, तो हम इसको अप्रोक्स लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशंस करने के तरीके हैं, मुझे 11 से करना थोड़ा मल्टीप्लाई करना इजी पड़ता है, तो आप भी इसको ऐसा करिएगा। आई होप आपने पूरी वीडियो देखी होगी, समझी होगी कैसे क्वेश्चंस को अप्लाई करना है, कैसे समझना है, उसमें कॉन्सेप्ट कैसे रखने हैं। तो इसी के बाद मैं आपके पास अपलोड करूंगा बेसिक की, तो उसमें भी आप देखिएगा, समझिएगा, उसमें क्वेश्चन कुछ अच्छे से हैं। मिलते हैं बेसिक की सैंपल क्वेश्चन पेपर में। थैंक यू सो मच।